अच्छा सुनो, वो सब्सक्राइब के साथ ना बेल बटन भी दबा देना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फ़ोन की घंटी बज जाए। हेलो एवरीवन, आज लीनियर इक्वेशन का दूसरा लेक्चर मैं स्टार्ट करूं इससे पहले पिछले सुनवाई में हमने क्या सीखा था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि टुडेज लेक्चर इज कंप्लीटली लिंक्ड विद द प्रीवियस वन। तो पहला लेक्चर देखना जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर हमने क्या देखा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। लेकिन वो एक इक्वेशन अगर हमें मिल जाए तो उससे हम x और y की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। उसलिए एक केस भी पढ़ा था हमने कि नंबर ऑफ इक्वेशंस शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, देन ओनली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ टू गिवन वेरिएबल्स। तो इसलिए दो इक्वेशन हमने एज्यूम किए थे ऐसे। और उसके बाद ये भी पढ़ा था कि इक्वेशन जो होते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। तो ये दोनों मिला के दो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि ये दोनों इंटरसेक्ट कर सकते हैं या पैरेलल होंगे या एक के ऊपर एक आ जाएंगे। इसके अलावा और कोई कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, अब यहां पे इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब क्या? इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब ये कंडीशन और इसमें कितने पॉइंट कॉमन है? एक। तो एक सॉल्यूशन जिसको हम क्या कहते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, उसके बाद पैरेलल लाइंस, नो पॉइंट कॉमन, ये कंडीशन होती है, और नो पॉइंट कॉमन नो सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट लाइंस, एक के ऊपर एक, सब कुछ इक्वल, तीनों रेशियोज, और इस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मतलब अगर एक भी सॉल्यूशन हमें मिलता है तो वो केस कहलाता है, इन दोनों में सॉल्यूशन मिल रहा है ना, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन भी अगर मिल जाए उसे कहते हैं हम कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक, और अगर नो सॉल्यूशन है तो वो हो जाएगा इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, बस यही था। इसको ये सब हमने पिछले लेक्चर में ही पढ़ लिया था आराम से। अब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ले लेता हूं मैं, जिससे कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट की और क्लैरिटी आ जाएगी, दिमाग में हमारे बैठ जाएगा। ठीक है, ये टेबल बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही टेबल हमें आगे भी काम आने वाला है पूरे चैप्टर में, और 10th के बाद भी कई कंडीशन हम ऐसे फंस जाएंगे तो ये कंडीशन हमें निकालेंगे। इसको दिमाग में बिठा लेना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा टारगेट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो चलते हैं, आप क्वेश्चन करते हैं। इस टेबल को बना लीजिएगा दिमाग में और कॉपी में, दोनों जगह। ठीक है, चलिए। तो हमारे पास ये तीन न्यू पेयर ऑफ टू वेरिएबल्स हैं, टू वेरिएबल इक्वेशंस हैं, और हमें बताना है ये तीनों इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो इन तीनों इक्वेशन को देख के तो नहीं बताया जा सकता, तो कैसे बताएंगे? बस वही, कोई अलग साइंस तो है नहीं, जो आपको आता है वही मुझे आता है। क्या पढ़ा था हमने? कोएफिशिएंट्स अलग कर लेते हैं, उसके बाद पता कर लेते हैं। इसमें पहले इसको तरीके से लिखो, क्या हो जाएगा? 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक, a1 इक्वल टू 3, क्योंकि a1x b1y, b1 क्या हो जाएगा? b1 इज 2। c1 क्या हो जाएगा? c1 इक्वल टू माइनस 5। ठीक, अब यहां आ जाते हैं। यहां पे a1 क्या हो जाएगा? 2, b1 क्या हो जाएगा? माइनस 3, c1 क्या हो जाएगा? माइनस 7। ठीक, अब यहां देखते हैं, a1 अपॉन a2 कैलकुलेट करिए। a1 अपॉन a2 आ जाएगा, a1 अपॉन a2 3 अपॉन 2। उसके बाद b1, ये b2 हो जाएगा, सॉरी, और ये c2। ठीक है, क्योंकि a1 b1 c1 तो ये है, तो a2 b2 c2 ये होंगे। अब a1 अपॉन a2 3/2, b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 कितना हो जाएगा? 2/-3। ये आपको कहीं से इक्वल दिख रहे हैं? बिल्कुल इक्वल नहीं है। सिंस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इसका मतलब
ये क्या होगा, कौन सा केस होगा, ये होगा अगर आप टेबल से मैच करें जो अभी हमने किया था, ये होगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन मिल रहा है। अगर सॉल्यूशन मिल रहा है तो केस कौन सा होगा, कंसिस्टेंट, मतलब ये है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसको इधर ले जाइए, जल्दी जल्दी करते हैं आप, क्योंकि समझ में आ चुका है हमें कैसे करना है। 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल टू 0। यहां हो जाएगा 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, a1 b1 c1 अलग से छांट लेते हैं। a1 इक्वल टू 3/2, b1 इक्वल टू 5/3 और c1 इक्वल टू माइनस 7। a1 इक्वल टू 9, b1 इक्वल टू माइनस 10, सॉरी फिर से मैं वही गलती कर रहा हूं, a2 b2 c2, यहां c2 क्या हो जाएगा, माइनस 14। ठीक है, माइनस 14। अब a1 अपॉन a2 जल्दी जल्दी करिए। a1 क्या है, 3/2, 3/2 अपॉन 9। अब अगर ध्यान से देखो तो यहां पे आपको दिखेगा कि इसके नीचे अगर कुछ रहता तो सबसे ऊपर चला जाता, लेकिन इसके नीचे क्या है, 1 है, 9 के नीचे 1 है ना, तो 1 ऊपर जाएगा तो कुछ असर नहीं होगा और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मैंने कई बार समझाया आपको, सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाला हो जाते हैं और ये बीच वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 1 अपॉन 2 × 9, 3 से कैंसिल हो गया, ये 1/6। अब b1 अपॉन b2 कैलकुलेट कर लेते हैं। b1 अपॉन b2 मतलब क्या, b1 अपॉन b2 मतलब 5/3 अपॉन माइनस 10, 5/3 अपॉन माइनस 10। ठीक, यहां पे भी वही केस, अपॉन 1 कर लीजिए क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, तो a अपॉन b, c अपॉन d, d ऊपर चला जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बीच वाले दोनों नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 5 × 1 5 होगा, 3 × माइनस 10 इससे डिवाइड कर दीजिए, माइनस 1/6। अगर आप यहां देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि 1/6 और माइनस 1/6 इक्वल नहीं होते। अब आप बोलोगे सर माइनस का ही तो फर्क है, इक्वल कर सकते हैं ना, बिल्कुल नहीं, माइनस है ना, 2 और -2 में पता है कितना डिफरेंस है, 4 का, नंबर लाइन पे देख लेना। तो ये दोनों बिल्कुल भी इक्वल नहीं होंगे। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो कौन सा कंडीशन, बिल्कुल ऊपर वाला कंडीशन। a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं हुए, आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहीं पे मामला खत्म हो जाता है और ये केस हो जाएगा और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा, a1 इक्वल टू 4/3, इसमें मैं फिर से ये नहीं लिख रहा हूं, b1 इक्वल टू 2 और c1 क्या होगा, इसको इधर ले आइए और फिर लिख दीजिए c1 इक्वल टू -8। ठीक, उसके बाद a1 इक्वल टू 2, b1 a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू 3 और इसको इधर ले आएंगे, -12 हो जाएगा, तो c2 इक्वल टू -12, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 क्या होगा, 4/3 अपॉन 2। अब इसके नीचे तो कुछ है नहीं, वो अपने मर्जी से 1 डाल देते, 1 तो होता ही है, तो 1 4 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 4/3 × 2, कैंसिल करिए, 2/3। अब चलते हैं b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 क्या होगा, डायरेक्ट 2/3 और c1 अपॉन c2 -8 अपॉन -12, c1 अपॉन c2 -8 अपॉन -12, इससे प्लस प्लस गया, ये भी 2/3। आपको दिख रहा है ये कौन सा कंडीशन है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, क्योंकि सब 2/3 आ गए हैं।
अगर ये तीनों इक्वल आ गए तो कौन सा कंडीशन है, एक के ऊपर एक लाइन, मतलब कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब यानी कितने पॉइंट कॉमन, इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन, तो कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अच्छा सॉल्यूशन आ रहा है, जब सॉल्यूशन आ रहा है तो कौन सा होगा, कंसिस्टेंट। तो क्या हो जाएगा ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इसमें हमें इनकंसिस्टेंट का केस मिला ही नहीं, वो कौन सा होता है, पैरेलल लाइन का केस होता है। ठीक है, अब आगे क्या है देखिए ध्यान से, ये तीन जब आपको अच्छे से आ गए तब आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, आपको समझ में भी आ गया होगा और कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेंगे फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि कई बच्चे पूछेंगे कि सर अगर ये इधर है सी तो नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इसको इधर भी लाएं, लेकिन अगर जो इस साइड लिखा है तो RHS में सी दोनों का होना चाहिए। जैसे कि यहां पे -8/-12 करें या 8/12 करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि एक इक्वल टू के इस साइड हो और एक इक्वल टू के RHS में हो, एक LHS में हो। अगर सी हो तो दोनों RHS में हो या तो दोनों सी LHS में हो। इसलिए मैं एक प्रिंसिपल लेके चलता हूं कि दोनों सी को LHS में ले जाता हूं, इधर 0 छोड़ देता हूं ताकि स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरह बन जाए। ठीक है, आप इधर भी कर सकते हैं बट दोनों सी एक साइड होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, चलिए। क्वेश्चन बहुत ही आसान और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फॉर विच वैल्यूज ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। मतलब के की ऐसी क्या वैल्यू रखेंगे जो ये जो इक्वेशन दिया गया है 2 वेरिएबल में, ये क्या होना चाहिए, नो सॉल्यूशन होना चाहिए इसका, मतलब कोई सॉल्यूशन ना आए, मतलब इन दोनों से जो स्ट्रेट लाइन बने वो क्या बने, पैरेलल बने, तभी उसमें कोई पॉइंट कॉमन नहीं होगा, तभी नो सॉल्यूशन हो सकता है। देखिए तो इसमें के को कांस्टेंट मान के चलिए। ठीक है, एक्स और वाई में दो इक्वेशन दी गई हैं, दो वेरिएबल इक्वेशन। तो अगर नो सॉल्यूशन है तो नो सॉल्यूशन का फिर से कंडीशन क्या है, पैरेलल लाइंस की देख लीजिए, a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। इस पे इसको फिट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3/2k-1। अब b1 की वैल्यू क्या है, 1/k-1, और इसकी वैल्यू क्या है, 1/2k-1, बट ये इक्वल नहीं है ना। अब देखिए जब वो इक्वल नहीं है तो उससे हमारा लेना देना है ही नहीं, इसको खत्म करिए। ये दोनों इक्वल है, इस पे बात चलाते हैं। तो क्या हो जाएगा, अगर नो सॉल्यूशन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इससे आगे सॉल्व करके के की वैल्यू निकाल लेनी पड़ेगी, और के की वो वाली वैल्यू होगी जहां पे इसका नो सॉल्यूशन आएगा, मतलब पैरेलल लाइंस बनेंगे। 3 × k-1 इक्वल टू 1 × 2k-1, 3k-3 इक्वल टू 2k-1, 3k-2k इक्वल टू -1 + 3, 3k-2k k इक्वल टू 2। ठीक है, अब तो k की वैल्यू 2 है, ये 2 वो वैल्यू है जो हम अगर यहां पे रख देंगे तो ये सॉल्यूशन जो होगा वो नो सॉल्यूशन होगा। चलिए एक बार वेरीफाई करके देख लेते हैं। तो ये तो हमें 3x + y = 1 दिया ही हुआ है, इस पर 2 रखिए, k की वैल्यू यहां 2 रखिए तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 4 - 1 3, 3x यहां 2 रखिए, ये क्या हो जाएगा, +2 - 1 y, और यहां 2 रखिए, क्या हो जाएगा, 2 × 2 4 + 1 5, a1/a2 3/3, आंसर 1, b1/b2 1/1, आंसर 1, c1/c2 1/5। अब ये दोनों तो इक्वल हैं, ध्यान से देख लेना, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, लेकिन वो c1/c2 की इक्वल नहीं है क्योंकि ये दोनों 1 है और ये 1/5 है। क्लियर है, तो इसलिए k की वैल्यू 2 ये प्रूव करती है कि k की वैल्यू 2 के लिए ये दोनों इक्वेशन जो है इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं।
नेक्स्ट मेथड में, नेक्स्ट लेक्चर में सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।